सारी दुनिया है लॉकडाउन में, कोरोना है सबका रोना। डरने वाली बात नहीं है, सावधानी हमको रखनी है। 1 मीटर की दूरी से ही बात है हम सबको करनी है। बच्चों आओ पढ़ो सभी, कोरोना से डरो नहीं। बच्चों आओ पढ़ो सभी, कोरोना से डरो नहीं। पढ़ना लिखना है सबको, आगे बढ़ना है सबको। हेलो बच्चों, मैं केएल शर्मा एक बार फिर से आपका इस ऑनलाइन टीचिंग के माध्यम से स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 10th साइंस विषय के अंतर्गत रसायन विज्ञान पाठ 4 कार्बन और उसके यौगिक के भाग 1 का अध्ययन करेंगे। तो बच्चों देखते हैं कि आज हमारे चर्चा के कौन कौन से बिंदु हैं। आज हम सबसे पहले देखेंगे कि हमने पीछे के अध्यायों में क्या क्या पढ़ा है, किन किन चीज़ों का हमने अध्ययन किया है, पुनरावलोकन हम उनका करेंगे। उसके बाद कार्बन तथा उसकी उपस्थिति के विषय में हम जानने का प्रयास करेंगे कि कार्बन क्या है और उसकी उपस्थिति कहाँ कहाँ पे होती है। उसके पश्चात जो हमारा पॉइंट है, कार्बन में सहसंयोजी आबंध, मतलब कार्बन में किस प्रकार के बंध बनते हैं और उन बंधों को क्या कहते हैं। आप देख रहे हैं जैसे कार्बन में सहसंयोजी आबंध, मतलब कि वहाँ पे सहसंयोजी आबंध बनता है। किस प्रकार से ये बंध बनता है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे और हम देखेंगे कि सहसंयोजी आबंध के कौन कौन से उदाहरण हैं, जैसे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इन सब अणु के किस प्रकार से ये बनते हैं, इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। उसके बाद मेथेन अणु के बनने को हम देखेंगे कि किस प्रकार से मेथेन का अणु बनता है और उसके पश्चात सहसंयोजी यौगिकों के गुणधर्मों को जानेंगे और लास्ट में आप कार्बन के अपर रूप, हीरा तथा ग्रेफाइट के कुछ गुणधर्म और उनके उपयोग के विषय में आज जानकारी प्राप्त करेंगे। तो बच्चों इससे पहले वाले अध्याय में आपने धातु और अधातु के विषय में अध्ययन किया है। वहाँ पे आपने बताया था कि बहुत सारी चीज़ें, धातुओं के भी नाम आप जान गए थे और बहुत सारी जो अधातुएँ होती थी उनके बारे में भी आपने बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया था, जान लिया था। तो आज जो हमारा विषय है कार्बन और उसके यौगिक, अगर हम बात करें तो कार्बन को पिछले अध्याय में जो आपने पढ़ा था उसमें आपने कहा कि जो कार्बन है वो एक अधातु है। मतलब आप देख रहे हैं यहाँ पे जो कार्बन है वो कैसा है, एक अधातु है। मतलब वो सारे अधातुओं के गुण प्रदर्शित करता है। अधातुओं के कौन कौन से गुण होते थे बच्चों? आपने कहा था कि अधातुएं विद्युत की कुचालक होती हैं, कुछ को छोड़ दिया जाए तो वो अधातुएं सारी विद्युत की कुचालक होती हैं। इनके गलनांक और क्वथनांक धातुओं की अपेक्षा निम्न होते हैं। ये आघात वर्धनीय नहीं होती हैं। इनमें तन्यता का गुण नहीं पाया जाता। इस प्रकार से आपने अधातुओं के भौतिक गुणों के बारे में और रसायन गुणों के बारे में आपने पिछले अध्याय में अध्ययन किया है। तो कार्बन सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपने देखा कि कार्बन क्या है, एक अधातु है। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसका जो प्रतीक है वो C है। मतलब हम कार्बन को किससे डिनोट करते हैं, C से डिनोट किया जाता है। आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है 6 और ये लिखा हुआ है 12। कहीं कहीं पे बच्चों आपको ये ऐसे भी लिखा हुआ दिखेगा, इसमें बिल्कुल आपको कंफ्यूज नहीं होना है, 6C12। तो 6 क्या है, ये कार्बन का एटॉमिक नंबर है, परमाणु क्रमांक है। मतलब कार्बन का जो परमाणु क्रमांक है वो कितना है बच्चों, 6 है। और आप देख रहे हैं यहाँ पे कि इसको हम किससे डिनोट करते हैं, Z से डिनोट करते हैं। एटॉमिक नंबर Z से डिनोट करते हैं और कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। उसी प्रकार से आप देख रहे हैं ऊपर ये 12 लिखा हुआ है। तो 12 क्या है, कार्बन का ये मास नंबर, द्रव्यमान संख्या। कार्बन का जो द्रव्यमान संख्या है वो कितनी है, 12 है, जिसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, A से डिनोट करते हैं। तो ये हो गया कार्बन। कार्बन का जो परमाणु क्रमांक है वो आपने देखा 6 है और कार्बन का जो मास नंबर है, द्रव्यमान जो संख्या है वो कितनी है, 12 है। आप जानते हैं कि भूपर्पटी में जो कार्बन है वो खनिजों के रूप में, जैसे अगर हम बात करें कार्बोनेट
के रूप में, हाइड्रोजन कार्बोनेट के रूप में, पेट्रोलियम के रूप में, कोयले के रूप में, इन सभी रूपों में जो कार्बन है वो 0.02% ही पाया जाता है। मतलब खनिजों के रूप में जो कार्बन की प्राप्ति है वो कितने परसेंट है? 0.02%। आप देख रहे हैं बहुत कम है। उसी प्रकार से अगर हम देखें वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो 0.03% ही पाई जाती है। तो आप देख रहे हैं कि कार्बन की जो उपस्थिति है वो बहुत ही क्या है, कम मात्रा में है। और इतनी कम मात्रा में होने के बावजूद जो कार्बन है वो हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों। ठीक है, भले इसकी उपस्थिति कम है लेकिन ये हमारे लिए क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है। अब हम यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कुछ ये आपको चित्र आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। यहाँ बहुत सारी चीज़ें देख पा रहे हैं। क्या आप बता सकते हैं कि इनमें से किन किन चीज़ों में कार्बन है? चलिए जानने का प्रयत्न करते हैं। आप देख रहे हैं कि सबसे पहले ये जो है ये कोयला है, और आप सभी लोग जानते हैं कि कोयले में क्या होता है, कार्बन होता है। ठीक है, दूसरी चीज़ आप यहाँ पे ये देख रहे हैं ये क्या है, चौक है, और इसका जो फार्मूला होता है आप जानते हैं CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। आप देख रहे हैं इसमें भी क्या है, कार्बन है, कार्बन मौजूद है। उसी तरीके से आप तीसरा ये देखिए डायमंड रिंग है, मतलब हीरे की अंगूठी है। इसमें ये जो हीरा है ये भी कार्बन का ही एक रूप है। आगे चलें, ये आप देख रहे हैं क्या है बच्चों, ये शक्कर है, चीनी है, और इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है C12H22O11। तो आप देख रहे हैं कि शक्कर में भी क्या है, कार्बन है। उसी प्रकार से ये आप देख रहे हैं पेंसिल, ये जो पेंसिल की लेड है ये किसकी बनी हुई होती है, ये बनी हुई होती है ग्रेफाइट की, और ये भी कार्बन का ही एक रूप है। तो क्या देखा बच्चों आपने, आप देख रहे हैं कि ये विभिन्न पदार्थ हैं, विभिन्न चीज़ें हैं, लेकिन इन सब में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में कार्बन मौजूद है। चाहे वो कोयला हो, चाहे वो चौक हो, चाहे वो डायमंड की रिंग हो, शक्कर हो, या फिर हमारी पेंसिल की नोक, इन सब में कार्बन कहीं ना कहीं क्या है, उपस्थित है। तो कार्बन इसका मतलब हमारे जीवन का एक प्रमुख तत्व है। अगर हम बात करें कार्बन की, तो आवर्त सारणी में जो कार्बन की स्थिति है, आप देखेंगे आवर्त सारणी अगले अध्याय में आप बहुत अच्छी तरीके से उसको आप पढ़ेंगे। आवर्त सारणी में जो कार्बन है वो दूसरे आवर्त में और 14वें समूह का तत्व है। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि जो कार्बन है वो आवर्त सारणी के दूसरा आवर्त और 14वें समूह का तत्व है। आप आवर्त सारणी में जाके दूसरे आवर्त और 14वें समूह में देख सकते हैं कि वहाँ पे कार्बन उपस्थित है। इसके अलावा आप ये भी देख सकते हैं कि 14वें समूह में और कौन कौन से तत्व आते हैं। ठीक है, तो इसको आप आवर्त सारणी में जाके देख सकते हैं। तो हमने देखा कि इन सारी चीज़ों में कहीं ना कहीं कार्बन उपस्थित है। तो आप देख रहे हैं, अब हम बात करते हैं कार्बन की। तो कार्बन लैटिन भाषा के शब्द कार्बो से मिलकर बना है, मतलब कार्बो से बना है, जिसका मतलब होता है कोल या फिर कोयला। कार्बन लैटिन भाषा के शब्द कार्बो से बना है, जिसका मतलब क्या होता है, कोल या फिर कोयला। नाउ तो बच्चों अब देखते हैं कि कार्बन की उपस्थिति के बारे में। अभी आपने देखा कि कार्बन विभिन्न पदार्थों में विभिन्न रूपों में उपस्थित है। तो कार्बन की उपस्थिति हमें दो रूपों में प्राप्त होती है। आप देख रहे हैं मुक्त अवस्था में, और दूसरा आप देख रहे हैं संयुक्त अवस्था में। कार्बन मुक्त अवस्था में किस रूप में पाया जाता है बच्चों, आप देख रहे हैं यहाँ पे तत्वों के रूप में, और संयुक्त अवस्था में कार्बन किस रूप में पाया जाता है, यौगिकों के रूप में कार्बन पाया जाता है। तो आपने देखा कि जो कार्बन है
वो अल्प मात्रा में उपस्थित होने के बावजूद हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है, ठीक है। और अधिकतर जो चीज़ें हैं उनमें कार्बन उपस्थित है। आप और हम हम सब लोग भी कार्बन से ही बने हैं। हमारे घरों में मेज़, कुर्सियाँ, ये सारी चीज़ें भी कहीं ना कहीं उसमें कार्बन उपस्थित है। तो आगे चलते हैं। तो आपने देखा कि कार्बन और उसकी उपस्थिति के बारे में। इसके बाद कार्बन में सहसंयोजी आबंध। इससे पिछले अध्याय में आपने आयनिक बंध के बारे में अध्ययन किया है। आयनिक बंध कैसे बनता है आपने उसको जाना है कि जब इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है तो वहाँ पे आयनिक बंध बनता है। सहसंयोजी आबंध क्या है? सहसंयोजी आबंध का मतलब आप देख रहे हैं कि वह बंध जो समान परमाणुओं या फिर भिन्न परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के साझे से बनते हैं, सहसंयोजक बंध कहलाते हैं। मतलब आपने देखा कि वहाँ यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगी, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण नहीं होगा, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगी। और इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से जो बंध बन रहे हैं आप देख रहे हैं उसे क्या कहते हैं हम लोग? सहसंयोजक बंध कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से जो बंध बनते हैं उसे हम लोग सहसंयोजक बंध कहते हैं। तो देखते हैं कि किस प्रकार से सहसंयोजक बंध बनते हैं। उससे पहले हम देखें, अगर कार्बन की बात करें तो कार्बन का भी आपने पीछे पढ़ा कि कार्बन का जो परमाणु क्रमांक है वो कितना है? 6 है, ठीक है। परमाणु क्रमांक 6 होने का मतलब क्या हुआ? आप जानते हैं पिछली कक्षाओं में आपने पढ़ा है इसके बारे में कि परमाणु क्रमांक जो होता है बराबर, परमाणु क्रमांक बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या। और परमाणु क्रमांक बराबर, अगर परमाणु क्रमांक 6 है तो प्रोटॉनों की संख्या कितनी हो गई? प्रोटॉनों की संख्या भी 6 हो गई। और दूसरी चीज़ क्या होती है? जितने प्रोटॉन हैं उतने ही क्या होंगे? न्यूट्रॉन भी होंगे। इसका मतलब न्यूट्रॉन भी बच्चों यहाँ पे कितने हुए? आप देख रहे हैं 6 हुए। मतलब जितने प्रोटॉन उतने ही न्यूट्रॉन, और प्रोटॉन बराबर न्यूट्रॉन बराबर क्या है? परमाणु क्रमांक। तो किसी भी तत्व का अगर परमाणु क्रमांक आपको पता है तो आप बता सकते हैं कि उसमें कितने प्रोटॉन होंगे और उसमें कितने न्यूट्रॉन होंगे। तो आप देख रहे हैं परमाणु क्रमांक 6, तो न्यूट्रॉनों की संख्या भी 6 हो गई और प्रोटॉनों की संख्या भी कितनी हो गई? 6 हो गई, ठीक। तीसरी चीज़ जो हमें निकालनी है वो क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसे निकालेंगे? अभी आपने पीछे देखा था कि कार्बन का जो मास नंबर है वो कितना है? 12। अगर हम मास नंबर में से एटॉमिक नंबर घटा दें तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकलेगी, और वो कितनी निकल रही है? 12 - 6। आप देख रहे हैं 6 से निकल रही है। इसका मतलब आपने क्या देखा? आपने ये देखा कि कार्बन जिसका कि परमाणु क्रमांक कितना है? 6 है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। उसमें कितने प्रोटॉन होते हैं? 6। और कुछ इसमें कितने न्यूट्रॉन होते हैं? 6। मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या सभी आपस में कितनी होगी? बराबर होगी। मतलब इलेक्ट्रॉन 6, प्रोटॉन 6 और न्यूट्रॉन कितने होंगे? 6। कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होंगे। अगर हम इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देखें बच्चों तो 6 इलेक्ट्रॉन हैं, तो इसको हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के रूप में हम देख सकते हैं 2,4। मतलब पहली कक्षा जो K कहलाती है और दूसरी कक्षा जो L कहलाती है, K में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई? 2 हो गई, और L में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई? 4 हो गई। मतलब पहला कक्ष तो स्टेबल है, आप देख रहे हैं, क्योंकि पहले कक्ष में 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन जो दूसरा कक्ष है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? आप जानते हैं 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हैं? सिर्फ 4 ही इलेक्ट्रॉन हैं। मतलब कि कार्बन अभी स्टेबल नहीं है, उसने स्थायी विन्यास उसने प्राप्त नहीं किया है। तो स्थायी विन्यास प्राप्त करने के लिए क्या हो सकता है बच्चों? 2 तरीके हैं। अगर हम बात करें कार्बन, देखिए
इसका जो पहला कक्ष है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, आपने कहा 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन हम ऐसे दिखाते हैं। और दूसरे कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4 इलेक्ट्रॉन, तो 4 इलेक्ट्रॉन को हम ऐसे दिखाते हैं, 3 4। ठीक, अब स्थायी विन्यास प्राप्त करने के लिए दो चीज़ें हो सकती हैं। पहली चीज़ तो क्या हो सकती है कि कार्बन अपने इस कक्षा के जो सेकंड उसकी कक्षा है उस कक्षा के चारों इलेक्ट्रॉनों को त्याग दे। जब कार्बन चारों इलेक्ट्रॉनों को त्यागेगा तो क्या बनेगा, C4+, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब त्यागता है तो कार्बन क्या होता है, धनायन हो जाता है। तो यहाँ पे जब चारों इलेक्ट्रॉनों को त्याग देगा तो वहाँ पे क्या बन जाएगा, C4+। जब C4+ बनेगा इसका मतलब ये पूरा ये जो कक्षा है ये ख़त्म हो जाएगी। इसका मतलब सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे कार्बन के, पहली कक्षा में पहली ही कक्षा होगी और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। और प्रोटॉन आप जानते हैं नाभिक में जो प्रोटॉन है, प्रोटॉनों की संख्या कितनी होती है, 6 होती है। ठीक, तो 6 प्रोटॉन वाले नाभिक को 2 इलेक्ट्रॉन वाले कार्बन C4+ को स्टेबल बनाए रखना काफ़ी कठिन होता है, वहाँ पे बहुत अधिक ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है। मतलब कि ये बहुत ही क्या है, कठिन काम है, बहुत अधिक यहाँ पे ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है। तो पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरा क्या काम हो सकता है, दूसरा काम ये हो सकता है कि किसी दूसरे तत्व के परमाणुओं से 4 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे आ जाएं, 1 2 3 4, ये हो सकता है। तभी ये अष्टक पूरा होगा और ये स्टेबल स्थायी अक्रिय गैस का स्थायी जो विन्यास है वो प्राप्त कर लेगा। तो जब 4 इलेक्ट्रॉन और आएंगे तो ज़रा देखिए कार्बन की टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई, 10 हो गई। जबकि प्रोटॉन कितने हैं, आपने कहा कि प्रोटॉन यहाँ पे देखिए कितने हैं, 6 हैं। मतलब 6 प्रोटॉन वाला जो नाभिक है वो 10 इलेक्ट्रॉनों को संभाल के नहीं रख सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी बहुत कठिन प्रोसेस है। मतलब यहाँ पे अगर हमारे चारों इलेक्ट्रॉन बाहर से आ जाएंगे तो ये क्या बनाएगा, C4-। तो आप देख रहे हैं कि पहली और दूसरी जो दोनों प्रोसेस हैं, दोनों जो तरीके हैं वो क्या हैं, बहुत ही कठिन हैं, इसमें अत्यधिक ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है। तो अब क्या किया जाए, तो कार्बन क्या करता है, इन सब से अलग एक दूसरी चीज़ करता है, इलेक्ट्रॉनों का साझा। ना तो इलेक्ट्रॉन पूरी तरीके से मतलब देता है और ना ही पूरी तरीके से सारे इलेक्ट्रॉन लेता है, और क्या करता है बल्कि इलेक्ट्रॉनों का साझे से बॉन्ड बनाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सह संयोजक बंध कहते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन ले भी नहीं सकता, चारों इलेक्ट्रॉन दे भी नहीं सकता, तो किस तरीके से अपना वो स्थायी विन्यास प्राप्त करेगा, इलेक्ट्रॉनों के साझे से, साझेदारी से वो स्थायी विन्यास अपना प्राप्त करेगा। तो अब देखते हैं कि किस प्रकार से सह संयोजक आबंध बनते हैं, उसके उदाहरण हम कुछ देखते हैं। हाइड्रोजन अणु का बनना, अगर हम बात करें हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है, 1, मतलब इसके कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन होंगे। और H2 की बात कर रहे हैं तो मतलब पहला जो हाइड्रोजन का परमाणु है उसमें एक इलेक्ट्रॉन, और दूसरा ये भी मान लिया हाइड्रोजन का परमाणु है, ये क्या हो गए, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 परमाणु हाइड्रोजन के हो गए। ये संयोग से पहले की बात है, मतलब ये जब 2 हाइड्रोजन के परमाणु अलग अलग हैं तब उसकी बात अगर हम करें तो ये इस रूप में होंगे। संयोग से पूर्व हाइड्रोजन परमाणु है 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन परमाणु है 1 इलेक्ट्रॉन। जब संयोग होगा इन दोनों का तो देखिए किस तरीके से ये बॉन्ड बनाएंगे, हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन और ये हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इस तरीके से जुड़ जाएंगे। देखिए हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, शेयरिंग हो गई, और ये क्या करेगा, ये इस तरीके से। ठीक, तो आप देख रहे हैं कि जब इस हाइड्रोजन की अगर हम बात कर रहे हैं तो इस हाइड्रोजन की कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, अब 2 इलेक्ट्रॉन, और इस हाइड्रोजन परमाणु के भी कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। इट मीन्स यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की क्या हुई, साझेदारी हुई, और एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से जो बॉन्ड बनता है उसे सिंगल बॉन्ड कहते हैं, मतलब H सिंगल बॉन्ड H, या फिर हम कह सकते हैं H2 अणु बन गया।
तो आप देख रहे हैं किस तरीके से H2 अणु का निर्माण होता है। हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन परमाणु संयोग से पूर्व ऐसे थे और संयोग के बाद इस तरीके से होके ये जब एक एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है तो सिंगल बॉन्ड बनता है और H सिंगल बॉन्ड H बन गया और इस तरीके से हाइड्रोजन का अणु हमें प्राप्त हो गया। उसी तरीके से यहाँ आप देख रहे हैं यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बन रहा है, सिंगल बॉन्ड बन रहा है, मतलब एकल बंध बन रहा है। दूसरा अगर हम बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8। इसका मतलब इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, बाह्यतम कोश में अगर हम बात करें तो 2,6 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 6 इलेक्ट्रॉन दिखा दीजिए, 1 2 3 4 5 6, यह ऑक्सीजन का पहला परमाणु। उसी तरीके से ऑक्सीजन का दूसरा परमाणु 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन। ये संयोग से पूर्व की स्थिति है। जब ये दोनों संयोग करेंगे तो क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं, ऑक्सीजन के हैं यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन, परमाणु नहीं, ऑक्सीजन का एक परमाणु और इसके बाह्यतम कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6। उसी प्रकार से ऑक्सीजन का दूसरा, इसके कितने परमाणु इलेक्ट्रॉन हैं, 1 2 3 4 5 6। क्या करेगा ये, इसे 2 इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर से शेयर करेगा और ये अपना अष्टक पूरा कर लेगा। उसी प्रकार से ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन इधर से ये करके 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा यहाँ पे हो जाएगा। तो O और O के बीच में आप देख रहे हैं 1 2 3 4, मतलब डबल बॉन्ड बन गया और इस प्रकार से आप देख रहे हैं क्या बन गया, ऑक्सीजन अणु यहाँ पे प्राप्त हो गया। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बन रहा है, 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से क्या बन गया, डबल बॉन्ड यहाँ पे बन गया। तो आइए बच्चों देखते हैं अब कि किस प्रकार से नाइट्रोजन अणु बनता है और उसमें किस प्रकार से सहसंयोजी आबंध बनते हैं उसको देखते हैं। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि नाइट्रोजन का जो परमाणु क्रमांक है वो कितना है बच्चों, 7 है। अगर हम इसके इलेक्ट्रॉनों के वितरण को दिखाना चाहें तो 2,5, मतलब इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो नाइट्रोजन के यहाँ पे आप देख रहे हैं N2 का मतलब नाइट्रोजन के 2 परमाणु हैं। अगर हम एक नाइट्रोजन को दिखाएं तो 1 2 3, बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन है तो 5 इलेक्ट्रॉनों को दिखाएंगे 4 5, ये हमारा पहला। और उसी तरीके से दूसरा जो है ये 1 2 3 4 5, 5 इलेक्ट्रॉन इसमें भी हो गए। अब जब ये स्थिति जो है ये संयोग से पहले की है, जब 2 नाइट्रोजन के परमाणु होंगे। अब जब दोनों नाइट्रोजन के परमाणु संयोग करेंगे तो किस तरीके से होगा, आप देख रहे हैं नाइट्रोजन के ये 3 इलेक्ट्रॉन इधर, 2 इलेक्ट्रॉन इधर। दूसरा नाइट्रोजन परमाणु है, 3 इलेक्ट्रॉनों को हम इधर दिखा देते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन इधर। तो ये क्या करेगा, इसके पास टोटल 5 इलेक्ट्रॉन है तो 3 इलेक्ट्रॉन इधर से ये लेगा और साझेदारी से क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन अपना अष्टक पूरा कर लेगा। उसी प्रकार से ये जो नाइट्रोजन का परमाणु है इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन हैं, 3 इलेक्ट्रॉन इधर से लेगा और इसने भी क्या किया, एक तरीके से अपना अष्टक पूरा कर लिया। आप देख रहे हैं दोनों में, इस नाइट्रोजन को देखें तो 3 3 6 2 8 इलेक्ट्रॉन हो गए और इसको देखें तो आप देख रहे हैं 3 3 6 2 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। कितने इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो रही है, 1 2 3 4 5 6, मतलब 3 पेयर की शेयरिंग हो रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में कितने बॉन्ड बन गए, 3 बॉन्ड। 2 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग से 1 बॉन्ड, तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग, तो ये यहाँ पे क्या हो गया, ट्रिपल बॉन्ड बन गया। या फिर हम इसको कह सकते हैं कि नाइट्रोजन अणु यहाँ पे N2 बन गया। उसी प्रकार से अगर हम मीथेन की बात करें तो मीथेन में कार्बन की बात किया जाए तो कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 और इलेक्ट्रॉनों का वितरण को दिखाएं तो 2,4 हो गया। जब कार्बन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है और उसके साथ H4 का मतलब हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ और हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ। अब क्या करेगा, हाइड्रोजन अपना स्थायी विन्यास प्राप्त कर लेगा 1 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग से, यहाँ पे स्थायी विन्यास प्राप्त कर लेगा, यहाँ पे प्राप्त कर लेगा और यहाँ पे 1 1
इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग से स्थायी विन्यास प्राप्त कर लेगा। और कार्बन को आप देखें तो 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास पहले से ही थे। हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉनों को ये ले लेगा और इस तरीके से आप देख रहे हैं कार्बन ने भी अपना अष्टक पूरा कर लिया। अगर हम इसको देखना चाहें कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड का वितरण किस प्रकार से बॉन्ड बन रहे हैं, तो आप देख रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन हैं, मतलब सिंगल बॉन्ड यहाँ पे भी, सिंगल बॉन्ड यहाँ पे भी, सिंगल बॉन्ड यहाँ पे भी। तो इस तरीके से आपने देखा कि मीथेन अणु का निर्माण किस प्रकार से होता है और ये किस प्रकार से सहसंयोजी आबंध ये बनाता है। आगे हम देखते हैं बच्चों कि सहसंयोजी यौगिकों के क्या क्या गुणधर्म हैं। जैसे आपने पिछली कक्षाओं में पिछले अध्याय में भी आपने पढ़ा है कि आयनिक यौगिकों के गुणधर्म। आयनिक यौगिक क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की स्थानांतरण से बनते थे, इसलिए वहाँ पे क्या होता है, आपने देखा कि वहाँ पे उनके गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। अंतराणुक जो बल होता है वो काफ़ी प्रबल होता है। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ पे सहसंयोजी यौगिकों के अगर गुणधर्म की बात करें तो सहसंयोजी जो आबंध हैं, आबंध वाले अणुओं के बीच अंतराणुक बल कैसा होता है, दुर्बल होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से जो है बॉन्ड बनता है, इसलिए अंतराणुक जो बल होता है वो दुर्बल होता है। दूसरा, इन यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक कम होते हैं, क्योंकि अंतराणुक बल भी बहुत कमज़ोर होता है, इसलिए इन यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक कैसे होते हैं, कम होते हैं। और तीसरा पॉइंट, सामान्यतया सहसंयोजी यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं, मतलब इनमें से होकर विद्युत को प्रवाहित नहीं किया जा सकता, ये विद्युत के कुचालक होते हैं। तो ये हो गए आपके सहसंयोजी यौगिकों के गुणधर्म। अब हम देखते हैं बच्चों कि कार्बन के अपर रूप क्या होते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, अपर रूपता वह गुण है जिसमें कोई तत्व एक से अधिक रूपों में पाया जाता है तथा प्रत्येक रूप में भौतिक जो रूप हैं या भौतिक जो गुण हैं वे कैसे हैं, भिन्न भिन्न हो सकते हैं, परंतु जो रासायनिक गुण हैं वे समान होते हैं, अपर रूप कहलाते हैं। मतलब ऐसा गुण जिसमें कि क्या है, भौतिक गुण तो भिन्न भिन्न हो सकते हैं लेकिन रासायनिक गुण कैसे होते हैं, समान होते हैं, तो वे क्या कहलाते हैं, ये भिन्न रूप ही अपर रूप कहलाते हैं। ठीक, तो अगर हम बात करें कार्बन के अपर रूप की, तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं इस चार्ट में कि कार्बन के जो अपर रूप हैं उन अपर रूपों को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला, क्रिस्टलीय अपर रूप, मतलब क्रिस्टलीय फॉर्म में जो हमें पाया जाता है, जो कार्बन के जैसा ही भौतिक गुण प्रदर्शित भले ना करे लेकिन रासायनिक गुण बिल्कुल कार्बन की तरह ही प्रदर्शित करते हैं। तो उसमें क्रिस्टलीय रूप में आपका जो पहला है वो क्या है, डायमंड या फिर हीरा, और दूसरा जो है वो है आपका ग्रेफाइट। मतलब क्रिस्टलीय रूप के 2 उदाहरण की अगर हम बात करें तो वो पहला हो गया हीरा और दूसरा हो गया ग्रेफाइट। उसी तरीके से अगर हम अक्रिस्टलीय अपर रूप की बात करें तो अक्रिस्टलीय अपर रूप में जो कार्बन के अक्रिस्टलीय अपर रूप हैं उसमें पहला जो है वो आप देख रहे हैं क्या है, कोयला है, और दूसरा क्या है, काजल है। ठीक है, तो क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय अपर रूप, कार्बन के अपर रूपों को 2 रूपों में आपने देखा, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय दोनों, और क्रिस्टलीय में हीरा और ग्रेफाइट और अक्रिस्टलीय में आपने देखा कोयला और काजल। आगे चलते हैं। तो बच्चों ये रहा आपका पहला पार्ट और आपका गृह कार्य है, छोटा सा 2 क्वेश्चन है। कार्बन किस भाषा का शब्द है आपको बताना है और उसके बाद आपको बताना है कि कार्बन के 2 क्रिस्टलीय रूप कौन कौन से हैं, उसके उदाहरण देने हैं। उसके बाद बच्चों आपको इस प्रकार के अन्य वीडियो देखने के लिए दीक्षा ऐप जो है वो आप अपने मोबाइल पे इसको अपलोड कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, और उसके साथ साथ आप उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा विभाग, ये आप देख रहे हैं, इस YouTube चैनल पर जाकर इस प्रकार के जो अन्य वीडियो हैं उनको भी प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी के साथ बच्चों आज विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे दूसरे पार्ट में। जय हिंद, जय भारत।